अब बाजार के दिग्गज जुड़ गए हैं उनका फंडामेंटल नजरिया लेकर। मैक्रो मोज़ाइक इन्वेस्टमेंट के फाउंडर मनीष डांगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त बाजार को अगर देखें, ग्लोबल सेंटिमेंट्स में तो काफी चैलेंजेस नजर आ चुके हैं और आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ग्लोबल मार्केट जो है उसमें वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है। लेकिन भारत की ग्रोथ स्टोरी आपको क्या लगता है मनीष, क्या इंटैक्ट रहेगी? अर्निंग सीजन से पहले हम देख रहे हैं कमेंट्री पर भी लगातार नजर रहने वाली है और इस वक्त अगर देखें तो सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर्स या ट्रिगर्स जो हैं भारत के लिए तो भारत के हक में ही नजर आ रहे हैं। आपका टेक क्या है? नहीं, हमारा देश 5-6% पे तो ग्रो करेगा ही मैडम। तो उस हिसाब से अगर आप दुनिया से कंपेयर करेंगे तो हमेशा ही इंडिया एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी रहेगी अगले कई सालों तक। लेकिन बात वही है कि क्या मार्केट्स पिछले 1.25 साल से मैं आपके चैनल पे एक ही बात बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ आने से पहले सोच रहा था कि नया क्या बोलूं, क्योंकि आप भी शायद थक गए होंगे सुनते सुनते कि मार्केट के अंदर कुछ बहुत रिटर्न बनेगा नहीं, और शायद अभी भी व्यू वैसा ही है। मार्केट बहुत महंगे नहीं है और इंडिया में 5-6% की ग्रोथ और नॉमिनल ग्रोथ आप 10-11% माने तो 10-10.5% का रिटर्न शायद अगर लंबे समय तक मार्केट में रहे तो बनेगा। लेकिन क्योंकि बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट ही 8 मिलता है, तो 2-2.5-3% के लिए एक्सेस के लिए शायद मार्केट इन्वेस्टर को बहुत एंटाइज या अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो एक बड़ा थीसिस वही है। ग्लोबली आप बात सही बोल रहे हैं कि एक पिछले साल सवा साल से मार्केट ने एक बड़ी फाइट लड़ी है कि शायद इकोनॉमीज में बड़ा स्लो डाउन आ जाए, और वो आ भी गया है। काफी सारे देश जो हैं बड़ी तेजी से स्लो हुए हैं 2020-21 के मुकाबले, और पूरा 2023 जो है वो स्लो डाउन में ही निकलेगा। पर वो वैसा इंडिया के साथ भी हुआ है। 2023 अगर कैलेंडर ईयर अगर देखो तो इंडिया की ग्रोथ कुछ 5-5.25 ही रहेगी, वनिस्पत इसके कि हमने पिछला साल सवा साल 1.5 साल 2 साल जो है वो 7 से 9% की रेंज के अंदर ग्रोथ में बिताया है। तो कमोबेश जो है मार्केट के फंडामेंटल्स वो वैसे ही हैं जैसे पिछले साल सवा साल से हम डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ एक बात हुई है कि जो ग्रोथ के स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन थी मेरी, वो ऑलरेडी मटेरियलाइज हो चुकी है, और जो मार्केट बहुत महंगे लग रहे थे वो करीबन एवरेज भाव पे आ गए हैं। तो अभी भी जो मिक्स है वो वैसा नहीं है कि मार्केट से आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिले, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत सस्ती भी नहीं है और ग्रोथ बड़ी तेजी से बढ़ भी नहीं रही है। लेकिन वो मिक्स ऐसा भी नहीं है कि मार्केट के अंदर बहुत तेजी से मार्केट नीचे आ जाए। तो मंदी जो है वो रिटर्न्स की मंदी है पिछले 1.5 पौने 2 साल से, और मेरे ख्याल से पूरा अगला साल भी हमको इसके साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर एक लाइन में अगर मैं समराइज करूं मार्केट की कंडीशंस को तो इस तरह से करूंगा। ठीक है मनीष, काफ़ी आप अच्छा बोलते हैं और आपने ये बात बिल्कुल एक ही लाइन में बता दी कि आगे भी आपको थोड़ा चैलेंजेस रहेंगे। अभी आप इंडिया के बारे में तो बात कर रहे थे, इंडिया भी इम्पैक्ट होता है यूएस और चाइना की इकोनॉमी से। बहुत अलग अलग रीजंस हैं। आप इन दोनों को कैसे रेट कर रहे हैं? इन दोनों में भी कुछ चेंज हुआ है या फिर ये भी वैसे ही चल रहे हैं, चाइना और यूएस? तो एक्चुअली आप चाइना और यूएस देखिए ना, ग्रोथ मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्यूट ग्रोथ का कोई मतलब नहीं होता है। अगर मार्केट ने ऑलरेडी उस ग्रोथ स्लो डाउन को डिस्काउंट किया हुआ है, तो उस ढंग से अगर देखें तो अगर स्लो डाउन हो भी गया है तो बड़ी दिक्कत नहीं है। तो चाइना और यूएस, और खास करके यूएस में पूरा 2022 इस नैरेटिव के साथ में यूएस के मार्केट्स ने बताया कि वहां पे एक बहुत बड़ी मंदी आ सकती है और डीप रिसेशन आ सकता है। और आज जो रियलिटी इमर्ज हुई है वो ये है कि अभी तक रिसेशन के एक दिन तो आएगा रिसेशन, लेकिन अभी तक कुछ बहुत बड़े आसार नहीं है, और कुछ डीप रिसेशन की तो बिल्कुल आसार नहीं है। इस क्वार्टर भी यूएस जो है वो 2.5% के आसपास में मोटा मोटी जो है वो शायद ग्रो करेगा। तो सेम चीज चाइना के साथ हुआ है कि पूरा 2022 हमने इस व्यू के साथ बिताया कि शायद चाइना तो बहुत भयंकर तेजी से मंदी आ जाएगी वहां पे, क्योंकि बहुत समय तक वहां लॉकडाउन रहा। उसके मुकाबले चाइना ने रिलेटिवली बेटर किया है। तो मेरा प्राइमरी व्यू यह है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन के बनस्पत यूएस और चाइना ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शायद बेहतर करें। और पिछले 1-1.5 साल से मेरा व्यू था कि हमारे मार्केट के व्यू के बनस्पत हमारी इकोनॉमी जो है रिलेटिवली वर्स करे। हमारा जो व्यू था एक मार्केट का कि हम एक नए
ग्लोरियस डेकेड में घुस चुके हैं और 7-8% का आसानी से ग्रोथ आ जाएगा, उसके बनस्पत मेरा व्यू था कि शायद हम 5-6% के अंदर अटक जाए। तो वो जो एक डिफरेंशियल रिलेटिव टू एक्सपेक्टेशन है वो प्ले आउट अब हो रहा है, क्योंकि अब इवन आरबीआई या कई सारी एजेंसीज इसी बात को मान रही हैं कि इंडिया भी स्लो डाउन हो गया है और उसी वजह से इंडिया के अंदर भी जो रेट हाइक साइकिल है वो छोटा सा पॉज आया है। इसलिए नहीं कि इन्फ्लेशन बड़े तेजी से कंट्रोल में आ गया है, बट इसके लिए कि इंडिया के अंदर भी रिलेटिवली स्लो डाउन जो है वो किक इन हो चुका है। इट्स ऑलवेज गुड टू बी प्रैक्टिकल और आप इस वक्त अपना अप्रोच बता रहे, सीधी बात है, कमजोरी दिख रही है तो दिख रही है, उसे डाइजेस्ट करना ही सबसे बड़ा और सबसे रैशनल अप्रोच होगा। लेकिन ऐसे में फिर मार्केट को वॉच आउट कैसे किया जाए, स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? क्या लार्ज कैप्स आपको बेटर नजर आते हैं या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी फोकस बनाना चाहिए? और हमारे माध्यम से आपको देख रहे व्यूवर्स को किस तरह की एडवाइस देंगे आप, पोर्टफोलियो को किस तरह से स्ट्रैटेजाइज किया जाए? तो यस, 2-3 तरीके से है। एक तो आप एसेट एलोकेशन लेवल पे ये वक्त बिकॉज फिक्स्ड इनकम ज्यादा बेहतर रिटर्न दे रहा है तो रिलेटिवली वहां ओवरवेट रहे हैं कि अगर आपको 8% भी आपका एक जो पड़ोसी का बैंक है वो ठीक ठाक बैंक है, अगर वो दे रहा है तो वहां पैसा इंक्रीमेंटली लगाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 0-1 कर दें कि 100% पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा दें, लेकिन रिलेटिवली वहां ओवरवेट करें। अगर आप सिर्फ इक्विटी के इन्वेस्टर हैं तो वहां पे रिलेटिवली पिछले 1.5-2 साल से मेरा ये व्यू है कि स्मॉल और मिड कैप के अंदर बड़ा स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि ये जो स्मॉल और मिड कैप सेक्टर्स होते हैं वो उन सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं जो तब अच्छा करते हैं जब रेट्स नीचे जाएं, पॉलिसीज कट हो और कमोडिटीज जो है रिफ्लेक्ट हो या तेजी हो। अब ये सारा सेटअप उस तरह का मैक्रो सेटअप है नहीं, तो उसकी वजह से एक सही जगह हाइड करने के लिए, छुपने के लिए अभी भी लार्ज कैप ही है। स्मॉल कैप मिड कैप में जो करंट मैक्रो सेटअप है वो मोस्ट प्रोबेबली अगला 6-12 महीने तक स्ट्रगल में ही रहेगा। तो इसलिए लार्ज और मिड कैप को लार्ज कैप को ओवरवेट रखें। और तीसरा तरीका ऑफ कोर्स ये है कि आप इंडिया वर्सेस यूएस मार्केट्स के अंदर अगर आप प्ले करते हैं तो कई सारे ईटीएफ्स हैं, फंड ऑफ फंड है मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर, जो ऑफर करते हैं बाहर के मार्केट को, खास करके यूएस के मार्केट को बहुत सारे ईटीएफ्स हैं। मेरे ख्याल से वहां पे छोटा सा ओवरवेट बिड करें। हालांकि मार्केट काफी तेजी से वहां चल चुके हैं, लेकिन फिर भी इंक्रीमेंटली मेरे ख्याल से वो मार्केट बेहतर करेंगे 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल के लिए हिंदुस्तान की मार्केट से। तो इन 3 लेवल से आप मार्केट में एसेट एलोकेशन को अप्रोच कर सकते हैं। मनीष, काफ़ी आप अच्छे से बता रहे हैं। एक मेरा सवाल फार्मास्यूटिकल्स के रिगार्डिंग भी है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि इसमें एक बुल रन शुरू हो चुका है और नो डाउट इसमें वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हो गए होंगे, तो इसलिए बुल रन कंटिन्यू भी हो सकता है। लेकिन कई सब्जेक्ट का, कई सेक्टर्स का बढ़ना ना मार्केट में फियर भी लेके आता है, उसमें से फार्मास्यूटिकल्स में टिपिकली ये हेज है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये मार्केट्स के लिए अच्छा है या फिर इग्नोर द मार्केट्स, फार्मा अपना चलेगा, मार्केट अपना चलेगा? नहीं, बिल्कुल। आई मीन कुछ फैक्टर्स हर सेक्टर्स के लिए, जब मार्केट में बहुत पैसा आता है ना चीज, तो जैसे म्यूचुअल फंड को पैसा आ रहा है तो मार्केट के अंदर आप बहुत बड़ी मंदी नहीं कर सकते, तो मार्केट्स में सेक्टर्स रोटेट करना पड़ता है एक फंड मैनेजर को, जिसको ऑलवेज इन्वेस्टेड रहना है। तो क्योंकि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत सालों तक नहीं चला है, एक रिलेटिवली रीजनेबल मैक्रो है, और बहुत ज्यादा रेटों का बढ़ना और इकोनॉमी का स्लो डाउन करना, इन सब से ऑफकोर्स जैसे आपने बोला कि फार्मा जैसा सेक्टर जो रिलेटिवली सेक्युलर सेक्टर होता है तो वहां बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता नहीं है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि छोटा सा जो मार्केट में एक रिफ्लेट वाला ट्रेड चल रहा है फार्मा में वो थोड़ा और चले। लेकिन अगर आप सॉर्ट ऑफ बिग पिक्चर देखें तो 2015 से अभी तक में ये इस सेक्टर ने हमको डिसपॉइंट ही किया है। रिलेटिवली यहाँ पे कुछ बड़े ग्रोथ के जो ओएसिस हैं वो नहीं डेवलप हो पा रहे हैं। तो अगर आप रिलेटिव ट्रेड प्ले कर रहे हैं एक फंड मैनेजर के दृष्टिकोण से या एक ऑलवेज इन्वेस्टेड बंदे के दृष्टिकोण से, तो यस, फार्मा एक शायद सेक्टर है जो अगला 3-6 महीना 9 महीना के अंदर अच्छा करे। लेकिन अगर आप उसको सेकुलर स्टोरी की तरह से एक्चुअली उस पर बेट करना चाहते हैं तो मेरा नजरिया इसके ऊपर यह है कि शायद वो सेक्टर नहीं है जहां पे आप एक लंबा ट्रेड खेल सकते हैं जिसके अंदर काफी समय तक वो कंपाउंड करे। क्योंकि इस सेक्टर ने जनरली हमको सॉर्ट ऑफ कुछ कई सालों से, राधा 2010, 12, 13 के बाद मैंने मोटा मोटी डिसपॉइंट ही किया है।
बिल्कुल मनीष, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना आउटलुक इन डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। कॉशियस स्टांस मनीष इस वक्त आपको मार्केट पर एडवाइस कर रहे हैं। मॉडरेटली प्राइसी 2023 का ईयर जो है वो नजर आ सकता है, ये है उनका कहना। लेकिन